नमस्कार, मैं हरिशंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण की टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और पिछली वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था, बायोस्फीयर पढ़ा था, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और ये जो आज की वीडियो है इसमें हम वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। वेटलैंड्स, जिसे हम नम भूमि या फिर आर्द्र भूमि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए इसको हम समझ लेते हैं। ये जो वेटलैंड होते हैं इनको पृथ्वी का स्पंज भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पृथ्वी का स्पंज। इन्हें पृथ्वी का स्पंज भी कहा जाता है। ये जो हमारा जो धरातल है, जो वाटर लेवल है, ये जहां पर भी होते हैं वहां का जो वाटर लेवल होता है उसे ये मेंटेन रखते हैं। वाटर लेवल को मेंटेन रखते हैं। अब ये वाटर लेवल मेंटेन कैसे करते हैं? तो जैसे आसपास के क्षेत्र में जो समुद्री किनारे हैं या फिर जहां पर हमेशा बाढ़ आती रहती है, ठीक है, या फिर जो जहां पर एक नदी समुद्र से मिलती है, तो वहां पर खासकर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये करते क्या है? तो ये ऐसी भूमियां होती हैं जो कि पानी को अवशोषित कर लेती हैं, जो कि क्या करती हैं? पानी को अवशोषित कर लेती हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो पानी को अवशोषित कर लेती हैं तो यहाँ पर वनस्पतियों के पाए जाने की अधिकतर संभावना होती है। जब वनस्पतियां पाई जाती हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव के रहने के लिए यहाँ पर स्थान होता है और उनके प्रजनन के लिए, विकास के लिए, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर जीव पाए जाते हैं तो उनका संरक्षण भी यहाँ पर हो जाता है या फिर यहाँ पर उनके लिए आवास भी मिल जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी जो वेटलैंड्स होते हैं वहां पर भी जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जब यहाँ पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है तो अब क्योंकि मानव तो हर जगह अवेलेबल है, तो मानव से बचाव करने के लिए इसके संरक्षण की भी आवश्यकता पड़ी, ठीक है। मतलब इनके संरक्षण की भी आवश्यकता पड़ी। इसलिए हुआ क्या कि 2 फरवरी 1971 में एक सम्मेलन किया गया जिसका नाम था रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन। अब ये रामसर क्या है? तो ये एक ईरान का एक शहर है। ईरान का एक शहर है। एक रामसर सम्मेलन किया गया और रामसर सम्मेलन किया गया तो इसमें टारगेट क्या क्या रखा गया? तो पहले नंबर पे जो टारगेट रखा गया वो ये रखा गया कि वेटलैंड का कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। कंजर्वेशन किया जाना चाहिए मतलब अब वेटलैंड को भी संरक्षित किया जाना चाहिए। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या टारगेट रखा गया? दूसरे नंबर पर टारगेट रखा गया कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के नम भूमियों की पहचान करना। नम भूमियों की पहचान करना। अंतरराष्ट्रीय स्तर के नम भूमियों की पहचान करना मतलब उन सारी भूमियों को अंतरराष्ट्रीय लेवल का बनाना या फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल की भूमियों का पहचान करना जहां पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, जहां पर ज्यादा मात्रा में जीव पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसकी पहचान करना। फिर तीसरे नंबर पर यह है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से भी जो वेटलैंड है उनकी सुरक्षा करना या फिर उनका संरक्षण करना। तो तीसरा लक्ष्य रखा गया जलवायु परिवर्तन से
संरक्षण प्रदान करना। जो समय दर समय से क्या होता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इससे भी इसका संरक्षण करना। और ये आर्द्र भूमि ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर किसी भी समय में पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो हमेशा मेंटेन रहता है, क्योंकि ये जो पानी को क्या कर लेता है, ये सोख लेता है। ठीक है, जैसे लहरें ज्यादा दूर तक, ज्वार भाटा आता है जिस क्षेत्र में, या फिर जहां पर बाढ़ आता रहता है। हमने बताया कि आपको जहां पर एक नदी समुद्र से मिलती है, तो वहां पर जो समुद्र का लेवल होता है, तो वहां से पानी, मतलब पानी फैल जाता है। जैसे ये नदी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक समुद्र, मतलब समुद्र का किनारा है, तो जब ये दोनों लेवल इक्वल हो जाते हैं, तो क्या होती है कि ये नदी इस तरह से फैल जाती है, टुकड़े टुकड़े में बहने लगती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होता है, इसको भी वेटलैंड मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो भूमि होती है, ये पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है, इसलिए यहाँ का जो वाटर लेवल है, ये हमेशा मेंटेन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए प्रोग्राम भी किया गया। क्या प्रोग्राम किया गया? 1971 में रामसर सम्मेलन किया गया, और इसमें टारगेट क्या क्या रखा गया था? तो वेटलैंड्स को संरक्षित करना, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर के नव भूमियों की पहचान करना, इसके बाद जलवायु परिवर्तन से संरक्षण प्रदान करना, और चौथे नंबर पर 3 वर्ष के अंतराल पर, 3 वर्ष के अंतराल पर सम्मेलन का आयोजन करना, सम्मेलन का आयोजन करना। ठीक है, मतलब ये मुख्यतः 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है, अब इसके बाद 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब हमें ये समझना है कि कुल कितने अभी वेटलैंड्स हैं, कितने आर्द्र भूमियां अभी निश्चित की गई हैं। ठीक है, तो जब रामसर सम्मेलन किया गया था, रामसर सम्मेलन, तो उसमें कुल 168 देशों ने भाग लिया था। रामसर सम्मेलन जब किया गया था 1971 में, तो उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 168 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब कि वो क्या करेंगे, अपने अपने देश के अंदर जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षण प्रदान करेंगे। और वर्तमान में अब तक कुल 2300 नव भूमियों की पहचान की जा चुकी है। ठीक है, कुल कितने? तो 2300 नव भूमियों की पहचान की जा चुकी है। इसके बाद 1981 में पहचान की गई आर्द्र भूमि की, और नाम है उसका चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील, इस क्षेत्र में भी आर्द्र भूमि की पहचान की गई। और ये जो चिल्का झील है, ये भारत की सबसे पहली आर्द्र भूमि है, और भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आता है कि भारत के सबसे बड़े नम भूमि का नाम बताइए, तो आप क्या आंसर देंगे? तो भारत की सबसे बड़ी नम भूमि का नाम क्या है? तो चिल्का झील है। ठीक है, अब इसके बाद आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि चिल्का झील की पहचान कब की गई थी नम भूमि के रूप में? तो 1981 में। ठीक है, अब इसके बाद आगे 2 फरवरी 1997 ईस्वी को पहला आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया था। आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया था, और तब से आज तक, यानी अब तक 2 फरवरी को वेटलैंड डे करके मनाया जाता है। ठीक है, हम वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो यहां से भी प्रश्न बना कि 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद
हमें पढ़ना है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, जिसे हम लाल सूची भी कहते हैं, लाल सूची भी कहते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो एक IUCN एक राष्ट्र संघ है, इसका फुल फॉर्म है IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको हिंदी में हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। हमें रेड डाटा बुक में क्या पढ़ना है, IUCN के बारे में। IUCN क्या है, तो ये एक संघ है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसकी स्थापना की गई थी 1948 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, ये है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है, तो ये स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि जो पारिस्थितिकीय संकट आते हैं, जो भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले या फिर जलवायु परिवर्तन से संकट आने वाले, ठीक है, तो जो भी पारिस्थितिकीय संकट आते हैं उनकी पहचान करना या फिर उनके बारे में अध्ययन करना और उस पर उचित सुझाव प्रदान करना, इसका काम होता है। किसका, तो IUCN का मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का काम होता है। IUCN जो है वो करता क्या है, तो हमारे पृथ्वी पर जो प्रजातियां दर प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही हैं, प्रत्येक वर्ष लगभग 100 से 1000 प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो अब इसने सोचा, जो IUCN था, जो संघ की स्थापना की गई, उसमें ये बात कही गई है कि अगर ऐसे ही जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, अगर उनका क्रम ऐसे ही जारी रहा तो लगभग 100 वर्षों में 50% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगे, जिनका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा पारिस्थितिक तंत्र पे और जिससे मानव जीवन भी प्रभावित होगा। ठीक है, और वर्तमान जो स्थिति है उसमें 76,000 प्रजातियों में से 22,000 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। और ये जो IUCN है, ये क्या करता है, तो रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक जारी करता है जिसमें क्या होती हैं कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी सूची जारी की जाती है, या फिर जो संकट मुक्त हो गई हैं उनकी सूची जारी की जाती है। और वो सूची जारी की जाती है किसमें, तो रेड डाटा बुक में। इसमें 3 तरह का पेज होता है। इसमें एक ग्रीन पेज होता है, एक होता है ग्रीन पेज। अब ग्रीन पेज में किसे दिखाया जाता है, तो संकट मुक्त प्रजातियों के बारे में, संकट मुक्त प्रजातियों की लिस्ट दिखाई जाती है यहां पर। मतलब लाल सूची में जो ग्रीन पेज होता है उसमें किनकी सूची होती है, तो उनमें संकट मुक्त प्रजातियों की सूची होती है। मतलब ऐसी प्रजातियां जिन्होंने अपने वृद्धि और विकास कर लिया है, अपने जैसी जातियों का निर्माण कर लिया है, जो कि बहुत ज्यादा की मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब एक होता है पिंक पेज। पिंक पेज, अब पिंक पेज में क्या होता है कि इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को दिखाया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को दिखाया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां मतलब ऐसी प्रजातियां जिनके संरक्षण की आवश्यकता है या फिर अब वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर हैं।
ठीक है। और एक होता है रेड बुक, रेड पेज। इसमें एक रेड पेज भी होता है। इनमें इस पेज में ऐसी प्रजातियों की सूची होती है जो कि विलुप्त हो चुकी है, जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसी प्रजातियों की सूची दी जाती है जो कि विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर जो IUCN है उसने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2020 तक 1,60,000 प्रजातियों की पहचान कर लेना है और उनको संरक्षण भी प्रदान करना है, ठीक है। अब जो लाल सूची है, लाल सूची में जो भी प्रजातियां हैं उनको 9 भागों में बांटा गया। लाल सूची में जो प्रजातियां हैं उनको 9 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, 9 वर्गों में। अब 9 वर्गों में कौन कौन से वर्ग हैं? तो पहले नंबर पर है विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां। अब ये विलुप्त प्रजातियां क्या हैं? मतलब जो अपने प्राकृतिक आवास पर, मतलब जिस प्रजाति का जहां भी प्राकृतिक आवास होगा, यदि वो उस स्थान पर 50 वर्ष या फिर उससे अधिक से दिखाई नहीं दिया, मतलब ऐसी प्रजाति जो अपने प्राकृतिक आवास पर 50 वर्षों या फिर उससे ज्यादा से अपने प्राकृतिक आवास पर नहीं दिखाई दे रही हो, तो ऐसी प्रजातियों को क्या माना जाता है? तो ऐसी प्रजातियों को माना जाता है विलुप्त प्रजातियां। अब आगे है दूसरे नंबर पर वन से विलुप्त प्रजातियां। वन से विलुप्त प्रजातियां। वन से विलुप्त प्रजातियां कौन सी हैं? तो मतलब ऐसी प्रजातियां जो वन में निवास करती थी, उनका आवास स्थान क्या था? वन था, और वहां पर भी वो विलुप्त हो गई हैं, मतलब अब वहां पर नहीं है। तो ऐसी प्रजातियों को जहां भी मिल जाती हैं तो उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में या फिर बायोस्फीयर रिजर्व में ले जाकर के उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है तीसरे नंबर पर अति संकटग्रस्त प्रजातियां। अति संकटग्रस्त प्रजातियां। अति संकटग्रस्त प्रजातियां ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर है। मतलब अति संकटग्रस्त प्रजातियां ऐसी मानी जाती हैं जो कि धीरे धीरे अब विलुप्त होने वाली हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। अब चौथे नंबर पर एक वर्ग और है संकटग्रस्त प्रजातियां। अब इस सूची में ऐसी प्रजातियां शामिल की जाती हैं जो कि अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया, इनका यदि संरक्षण नहीं किया गया तो ये अब विलुप्त हो जाएंगी। ऐसी प्रजातियों को किस वर्ग में रखा गया है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्ग में रखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद पांचवें नंबर पर है संवेदनशील प्रजातियां। संवेदनशील प्रजातियां। अब संवेदनशील प्रजातियों में किनको रखा गया है? तो ऐसी प्रजातियां हैं जो कि मानव के द्वारा लगातार उनका दोहन किया जा रहा है, उनका व्यापार किया जा रहा है या फिर उनको मारा जा रहा है, ठीक है। अब ऐसी प्रजातियां हैं कि अगर जो मानव का दोहन हो रहा है, अगर उसको रोका नहीं गया तो ये क्या हो जाएंगी? संकटग्रस्त हो जाएंगी या फिर ये विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद छठे नंबर का जो ग्रुप बनाया गया है संकटापन्न प्रजातियां। संकटापन्न प्रजातियां। अब ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जो संकटग्रस्त हो या फिर संवेदनशील प्रजातियां हो, उनको किस में रखा जाता है? तो संकटापन्न में रखा जाता है, ठीक
ठीक है। अब 7 नंबर पे है संकट मुक्त प्रजातियां। संकट मुक्त प्रजातियां। अब संकट मुक्त प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं? तो संकट मुक्त प्रजातियां ऐसी प्रजातियां हैं जिनपे अब उनके विलुप्त होने का संकट नहीं है। उन्होंने अपना विकास कर लिया है, उन्होंने अपनी मात्रा में वृद्धि कर ली है। ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अब विलुप्त नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद 8वें नंबर पर है आंकड़े अपर्याप्त। आंकड़े अपर्याप्त प्रजातियां। ये ऐसी प्रजातियां हैं कि जिनमें रेड डेटा बुक में इनकी सूची बनाई जानी है, लेकिन अभी तक इनकी जानकारी अपर्याप्त है, मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऐसी प्रजातियों को इस वर्ग में रखा जाता है। और 9 नंबर पर आता है आंकड़े अनुपलब्ध। आंकड़े अनुपलब्ध प्रजातियां। अब आंकड़े अनुपलब्ध प्रजातियां ऐसी प्रजातियां हैं कि जिनके बारे में जो IUCN है, मतलब रेड डेटा बुक में इनको प्रदर्शित नहीं करना है या फिर उनकी सूची नहीं बनाई जानी है। तो ऐसी प्रजातियों को कौन से वर्ग में रखा जाता है? तो आंकड़े अनुपलब्ध प्रजातियों में, ठीक है। तो मित्रों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आपको पर्यावरण से रिलेटेड वीडियो मिलती जाएगी डेली प्रतिदिन, ठीक है। तो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।